आइए राष्ट्रपति पर महाभियोग इम्पीचमेंट प्रक्रिया के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। संविधान का अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग इम्पीचमेंट की प्रक्रिया का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 61(2) के अनुसार महाभियोग का आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक ऐसा आरोप लगाने की प्रस्तावना ऐसे संकल्प में अंतर्विष्ट नहीं है जो कम से कम 14 दिन की ऐसी लिखित सूचना को दिए जाने के पश्चात प्रस्तावित किया गया हो। इस प्रकार 14 दिन की अग्रिम सूचना के साथ ही संकल्प पर सदन की कुल सदस्य संख्या का कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए और उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा ऐसा संकल्प पारित भी होना चाहिए। अनुच्छेद 62(2) के अनुसार यदि राष्ट्रपति पद की रिक्ति, राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने के कारण हुई है तो पद रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्ति की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र प्रत्येक दशा में 6 महीने के बीतने के पहले किया जाना चाहिए। इम्पीचमेंट में जो प्रस्ताव लगाया जाता है वह किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा में आ जाए वह प्रस्ताव इम्पीचमेंट या राज्यसभा में, तो जहां प्रस्ताव लाया जाता है तो उसका अगला सदन, दूसरा सदन उसकी जांच करता है ना। और इम्पीचमेंट प्रस्ताव दोनों सदनों द्वारा बहुमत से एवं उपस्थित मत देने वाले जो संख्या है उनके 2/3 बहुमत से वो इम्पीचमेंट पास होना चाहिए। दोनों सदनों से जब इम्पीचमेंट महाभियोग प्रस्ताव पास हो जाता है तो राष्ट्रपति अपने पद को धारण नहीं करता, वह उसे त्यागपत्र देना होता है। ठीक है, इम्पीचमेंट के बारे में ये मूल बातें थीं। वहीं थोड़ी सी बात और है, 6 महीने के बीतने से में कह कर दिया जाएगा, मतलब जब पद रिक्त हो जाता है तो 6 महीने के बीते चुनाव हो जाना चाहिए। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालते हैं। यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश न रहने पर वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति के कार्यों को संपादित करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 77 के अनुसार भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका कृत्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। 77 कहता है। 78 कहता है राष्ट्रपति को जानकारी आदि के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य वर्णित है। अनुच्छेद 86 में संसद के सदनों में अभिभाषण का, उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार वर्णित है। अनुच्छेद 87(1) के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष में प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ समवेत संसद को दोनों सदनों का अभिभाषण करता है। अनुच्छेद 108 कहता है कि राष्ट्रपति कुछ दशाओं में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन को बुला सकता है। अनुच्छेद 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करेगा या अपनी स्वीकृति रोक लेगा या फिर विधेयक, धन विधेयक के अलावा को विचार हेतु संसद को लौटा देगा। यदि विधेयक दोनों सदनों द्वारा संशोधन सहित या उनके बिना फिर से पारित कर दिया जाता है और राष्ट्रपति के समक्ष पुनः प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति नहीं रोकेगा, अर्थात स्वीकृति दे देगा। अगला है राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु नहीं लौटाता है। वस्तुतः धन विधेयक सदन में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही तो प्रस्तुत किए जाते हैं। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही विधेयक कानून बनते हैं। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 72 के तहत भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 53(2) के तहत भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं, थल सेना, वायुसेना, नौसेना का प्रधान सेनापति होता है। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपति के पास है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो राष्ट्रपति संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य आपने देखे हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।